Hello dear learners of class 8. Today I am here with the question answers of chapter number 2, Microorganism, Friend or Foe, of your Rise Sign Wise book, which is from Navneet publication. So already the exercise and the explanation is done. The videos are already uploaded. You can watch the exercise and explanation videos there. In this video we will be covering only the question and answers which are given in the exercise. So the first question which is there is very short answers of exercise. So in first segment they are asking about give 2 examples of each of the following. यहाँ आपको 2 examples बताने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन है? राइजोबियम और सेंड्रोस्पर्म्स. एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन एंड टेट्रासिलिन. डिसीज इन एनिमल्स दैट इज फुट एंड माउथ डिसीज. देन फोर्थ डिसीज इन प्लांट्स दैट इज सिट्रस कैंकर एंड रस्ट ऑफ व्हीट. प्रिजर्वेटिव्स क्या है? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट. देन गिव 1 or 2 word आंसर्स. 1 or 2 word आंसर्स देने हैं. इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी एंड स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो है माइक्रोस्कोप. सेकेंड इज साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं उनको क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट. देन ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली 1 cell, एक सेल है तो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर. देन द ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली 1 cell fix atmospheric nitrogen into usable compound, it is rhizobium, known as biological nitrogen fixer or biological nitrogen fixing bacteria. Question number 5 है substance which kill or retards the growth of microorganism, it is antibiotic. Question number 6, the disease which can spread from one person to another is communicable disease. एक person से दूसरे person में अगर disease जाएगी तो वो होगी communicable disease. Then disease caused by contaminated food and water is cholera and typhoid. Then mosquito which carries pathogen of malaria disease is female Anopheles mosquito. Then 9th is process of preserving or protecting food from getting spoiled is food preservation. 10th, method of adding common salt to the preserved food item is salting. Then coming to the next is short answer questions. First question is नेम द ग्रुप इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किन ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है? तो 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंगी एंड प्रोटोजोआ. तो अगर आप चाहें तो आप इनका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं. पर क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि आपको सिर्फ नाम लिखना था, तो आप सिर्फ नाम ही लिखेंगे. आप ऐसा लिख सकते हैं. 4 major group in which microorganisms are classified are bacteria first, second is algae, third is fungi and fourth is protozoan. इतना लिख करके इस आंसर को ख़त्म कर दीजिए. इतने क्लासिफिकेशन की आपको कोई नीड नहीं है, तो ये आप नहीं लिखेंगे, ठीक है. और आपको लगता है तो आप डायग्राम ज़रूर बना दीजिए. देन मूविंग टू द सेकेंड, हाउ इज वायरस डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरस कैसे डिफरेंट है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? इसको अगर आप टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. हालांकि इन्होंने पैराग्राफ में लिख दिया है. तो पहली बात, वायरस जो है वो स्मॉल होता है. पहला डिफरेंस क्या होगा? वायरस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया. देन नेक्स्ट इज दे कैनॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस आउटसाइड द लिविंग सेल. जो वायरस है वो लिविंग सेल के बाहर अपने आप को रिप्रोड्यूस या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं. दूसरा जो है, वायरस इन्वेड लिविंग सेल एंड अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट एंड यूज सेलुलर मशीनरी टू कीप देमसेल्व्स अलाइव एंड रेप्लिकेट देमसेल्व्स. तो इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि आप इतना लिखें कि ये जो है होस्ट पर डिपेंड करता है, लिविंग सेल पर डिपेंड करता है. उसको होस्ट बना के और अपना जो सेलुलर मशीनरी है उसको
अलाइव रखने के लिए. सो व्हेनेवर इट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इट स्टार्ट ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूस. और जब जब वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्वेड करता है या रहता है तो वो ग्रोथ और रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है. दूसरी बात, ये जो वायरस है ये नॉन लिविंग एक्ट करता है होस्ट के बाहर, और जैसे ही होस्ट के अंदर जाता है ये लिविंग कैरेक्टर शो कर देता है. इसीलिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने वायरस को बॉर्डर लाइन पे रखा है. देयरफॉर वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसीलिए जो वायरस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्मेंटेशन, विच आइटम इज प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस प्रोसेस. फर्मेंटेशन क्या है? तो फर्मेंटेशन जो है it is an enzymatic breakdown of large organic molecule into smaller one in the absence of air called fermentation. यहाँ पे अब इसको और हम अच्छी टर्म्स यूज़ करेंगे इसके लिए. तो एब्सेंस ऑफ एयर की जगह आप लिखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा. ये जो ग्लूकोज यहाँ पे है, देखो पहले शुगर क्या हुई, एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में डिवाइड हुई. देन ये जो ग्लूकोज है ये इन्वर्टेज एक एंजाइम है, उसकी हेल्प से ये किस में ब्रेक डाउन होगी, इथाइल अल्कोहल और CO2, ठीक है. तो ये इथाइल अल्कोहल जो है यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हुआ और क्या बन गई, अल्कोहल, और रिलीज हुआ क्या, CO2. ये हुई आपका फर्मेंटेशन और उसका एग्जाम्पल. देन फोर्थ इज, व्हाई डज ब्रेड डो बिकम फ्लफी अपॉन एडिंग ईस्ट. जो आपके ब्रेड का डो है वो फ्लफी क्यों हो जाता है ईस्ट ऐड करने के बाद. इसका आंसर जो है यहाँ तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है बेटा, पर इसका बहुत ही शॉर्ट सा आंसर है कि जब हम फूड में या डो में ईस्ट को ऐड करते हैं तो हमको ये पता है कि जो ईस्ट है वो रेस्पायर करती है किस पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे, किस पे, CO2 पे, है ना. और जब वो रेस्पायर करती है तो वहाँ पे क्या होते हैं, बबल्स बन जाते हैं. डो और बैटर में क्या क्रिएट होता है, बबल्स. जब बबल्स बनते हैं तो उसकी वजह से जो डो और बैटर है वो कैसा होने लगता है, फ्लफी हो जाता है और ऊपर की तरफ राइज करने लगता है, ठीक है. Why are antibiotics used for? Sorry, what are antibiotics used for? एंटीबायोटिक को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ किल हो जाए या स्टॉप हो जाए. या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा या फिर उसकी ग्रोथ वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी, इसलिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक का पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन और इरेथ्रोमाइसिन. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विथ द फीड्स ऑफ लाइफस्टॉक जो होते हैं या पोल्ट्री फार्म वगैरह में जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है. और वहाँ पे भी माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हो सकता है एनिमल्स को, तो उनको भी दी जाती है. They are also used to control many diseases in plants. तो प्लांट डिसीज को भी कंट्रोल करने के काम आती है. 6th is how vaccine develop immunity in our body to fight against the disease. जो वैक्सीन है आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कैसे लाती है ताकि आप डिसीज से फाइट करें. तो जो वैक्सीन है आपको पता है किससे बनी हुई है, वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी है या फिर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई है. जब एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में जाती है तो वो स्टिमुलेट करती है किसको, बॉडी को एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए. और जब ऐसा होता है तो जो एंटीबॉडीज़ है वो इजीली बैटल विन कर लेती है वीकेंड या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. तो इस प्रोसेस में जो हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़ हैं वो याद कर लेती हैं और उनको उनकी मेमोरी में फीड हो जाता है कि आपको कैसे लड़ना है उस सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जब वो फ्यूचर में अटैक करेगा. एट दिस स्टेज द बॉडी is said to be immune as it develop the immunity against the disease. Next is what caused polio in human, what happened in this disease.
अब पोलियो इन ह्यूमन कौन कॉज करता है? पोलियो वायरस। और इस डिसीज में क्या होता है? तो ये डिसीज जो है आपकी बॉडी को वीक कर देती है ना, डैमेज कर देती है नर्वस और स्पाइन सिस्टम को, वीकनेस इन मसल्स देखने को मिलती है। जो बच्चे होते हैं 5 साल के अंडर, उनको मोस्टली रिस्क रहता है पोलियो वायरस का। पोलियो वैक्सीन जो है वो प्रिवेंट करती है इस डिसीज़ को। और इंडिया में बहुत ही लार्ज स्केल पर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, इरेडिकेटिंग पोलियो। अंडर दिस all children under 5 years of age are given polio drop free of cost. Then question number 8, what is the role of biological nitrogen fixers? तो biological nitrogen fixers का क्या रोल है? ये जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है इसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और जो कि लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? रूट की नोड्यूल में। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, जो कि बाद में ये प्लांट्स यूज कर सकते हैं और दूसरे प्लांट्स भी यूज करते हैं। जो नाइट्रोजन कंपाउंड है जो फिक्सेशन के बाद हमें मिला है, ये सॉइल में फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो बेस्ट एग्जाम्पल है नाइट्रोजन फिक्सर्स का। इसके बाद यही रीज़न है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा गया है। हाउ डू माइक्रोब्स एक्ट एज एनवायरमेंट क्लींजर्स? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ बैक्टीरिया जो कि डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक मैटर या डेड प्लांट्स एनिमल्स को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में, जो कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉइल से। दीज सिंपल माइक्रोब्स या दीज सिंपल डिकम्पोजर्स डिकम्पोज द सब्सटेंस विच एनरिच द सॉइल्स। और यही डिकम्पोजर्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज करते हैं तो वो सब्सटेंस क्या करते हैं? एनरिच करते हैं सॉइल को न्यूट्रिएंट्स में, और प्लांट्स यही न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और फिर जो ग्रोथ है प्लांट की वो बहुत ही अच्छी होती है न्यूट्रिएंट्स से। अब इसके बाद देयर आर बैक्टीरिया विच डिकम्पोज द वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर, देयरफॉर माइक्रोब्स एक्ट एज एनवायरमेंट क्लेंजर्स। 10th, व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजेंस? ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है। पैथोजेंस क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज कॉज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम पैथोजन बोलते हैं। राइट द नेम ऑफ द डिसीज कॉज्ड इन प्लांट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको सिर्फ डिसीज के नाम लिखने हैं। तो सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट एंड येलो वेन मोज़ेक इन लेडी फिंगर आर द डिसीज कॉज्ड इन प्लांट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम आ जाते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मेकिंग ऑफ कर्ड? कर्ड में क्या रोल होता है? कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, जब ये मिल्क के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है? जो मिल्क की शुगर है उसको डीनेचर करना चालू कर देता है। जब ये शुगर डीनेचर होती है तो जो मिल्क का प्रोटीन है वो कन्वर्ट होने लगता है किसमें? कर्ड में। तो ये जो रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, माइक्रोब कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। और इसका काम मैंने आपको बता दिया कि जो लैक्टोबैसिलस है ये फीड करता है किस पे? शुगर पे। और शुगर पे फीड करने की वजह से ये जो मिल्क प्रोटीन है इसको डीनेचर्ड कर देता है और मिल्क प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड बटर। तो ईस्ट को जब हम ऐड करते हैं फूड आइटम में, वो रेस्पायर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, जिसकी वजह से बबल्स आने लगते हैं डो या बैटर में, जो कि डो को फ्लफी बना देता है और हेल्प करता है राइस करने में। ईस्ट को हम किस में और यूज़ करते हैं? फर्मेंटेशन ऑफ फूड, जैसे कि ब्रेड, केक वगैरह में। तो जब ईस्ट को हम ऐड करते हैं फूड आइटम में तो ये रेस्पायर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, थर्स क्रिएट द बबल्स, वही बात हुई। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में
जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है वो कौन करेगा? लेग्यूमिनस प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया करेगा, जो कि रूट नड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट कर देता है आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइल्स, अमोनिया, which can be useful by other plants also। और इसी तरीके से नाइट्रोजन कंपाउंड मिक्स विद द सॉइल एंड हेल्प टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ मेजर रोल इन? फर्स्ट इज सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम जूट प्लांट। तो जो बैक्टीरिया है जो कि सेपरेशन में यूज होता है जूट प्लांट से जूट को सेपरेट करने के लिए, तो वो जो बैक्टीरिया है placed under water during this, the bacteria present in the water separate the jute fiber from the plant, the process in which the action of bacteria and moisture on the plant help to dissolve or rot away the cellular tissue and sticky substance is called retting. The fiber is then used in making jute cloth. Second is obtaining leather फ्रॉम एनिमल स्किन। तो जो इंडस्ट्री है लेदर इंडस्ट्री, वहाँ पे एनिमल स्किन को ट्रीट किया जाता है बहुत सारे केमिकल से और कमर्शियल लेदर को प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये जो है यूजुअली परफॉर्म्ड विद द सपोर्ट ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, और ये जो एक्टिविटी है ये कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं लेदरिंग। लेदरिंग की प्रोडक्शन ऑफ लेदरिंग जो है वो उस प्रोसेस को बोलते हैं टेनिंग। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट प्रिवेंटिव मेजर शुड बी टेकन इन डिसीज कॉज्ड बाय एयर? अगर एयर से कोई डिसीज हो रही है तो उसके लिए आपको प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेना है? जैसे कि डिसीजेस जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है, मेलेसिस होता है, देन चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब एयर बॉर्न डिसीज हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन आपको चाइल्डहुड में ही ले लेना चाहिए। देन नेक्स्ट इज, इन्फेक्टेड पर्सन से आइसोलेटेड रहना चाहिए आपको, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन को आपको आइसोलेट कर देना है, उनसे दूरी बना के रखना है। फिर सेकंड है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होने वाली डिसीज। तो अगर कंटामिनेटेड फूड और वाटर से डिसीज हो रही है तो वो डिसीज कौन सी होंगी? कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, ये सारी डिसीजेस कॉज होती हैं किससे? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। अगर इनसे बचना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? वैक्सीन्स लेनी है, वैक्सीनेशन करवाना है। हमेशा आपको फ्रेश, हाइजीन और कवर्ड फूड खाना है। ड्रिंक क्लीन, बॉयल एंड प्यूरिफाइड वाटर। अगर टच से डिसीज हो रही है जैसे कि कोविड-19 जो है वो टच से होता है, इसके लिए आपको किसी भी सरफेस को टच नहीं करना है, अननेसेसरीली आपके फेस को टच नहीं करना है। यूज सैनिटाइजर्स और वॉश हैंड्स विथ सोप रेगुलरली। एनिमल और इंसेक्ट से होने वाली डिसीज, इसके लिए जो डिसीज को अगर आप प्रिवेंट कर सकते हैं तो आपको डू नॉट अलाउ मॉस्किटोज टू ब्रीड, हेंस वाटर शुड नॉट अलाउ टू स्टैग्नेट इन कूलर, पॉट्स, टायर्स। देन वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम मॉस्किटो बाइट बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट, क्रीम्स एंड स्प्रेज। व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग क्या है, कैसे होती है और उसके क्या सिम्टम्स हैं? तो फूड पॉइजनिंग एक ऐसी इलनेस है जो कि स्पॉइल्ड फूड खाने से होती है। अब फूड पॉइजनिंग में जो पैथोजेंस होते हैं और उनके जो टॉक्सिन्स होते हैं उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। देन नेक्स्ट इज, अगर जो सिम्टम्स आपको बता रहे हैं ना, कुछ पीपल्स में ये सिम्टम्स डिस्प्ले होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। जो भी लोग फूड पॉइजनिंग से सफ़र करते हैं उनको पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है। ठीक है, देन स्टेप्स, कुछ ऐसे मेजर्स आपको टाइम टू टाइम लेने ही चाहिए, नहीं तो जो कंडीशन है वो वर्स्ट हो जाती है। और जब फूड पॉइजनिंग होती है वो लीड करती है डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन मीन्स लैक ऑफ वाटर इन बॉडी, ये होता है डिहाइड्रेशन। Next is, what is food preservative? Why is it necessary to preserve food? Explain any 3 method to preserve food. तो फूड को अगर आपको प्रिजर्व करना है, यानी कि फूड को अगर हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं माइक्रो
ऑर्गेनिज्म के एक्शन से, तो उसको हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है फूड की वो मेंटेन रहे, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, ठीक है। इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी हैं उसके, ऑफर कन्वीनियंस, ये भी एक बेनिफिट है। अब यहाँ पे फूड प्रिजर्व करने के कुछ मेथड ये है कि अगर आप उसमें कॉमन सॉल्ट को ऐड कर दें, ठीक है। देन पास्चराइजेशन मेथड कि मिल्क को आप 30 सेकंड तक हीट करें, फिर उसको कूल डाउन करें, तो इससे क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे वो टेम्परेचर के चेंज के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते और वहीं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से पास्चराइजेशन मेथड एक बहुत ही अच्छा है। देन ऑयल आप ऐड कर सकते हैं पिकल वगैरह में, तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रिजर्वेटिव है या मेथड्स हैं। देन 7th एंड लास्ट इज ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू वैक्सीन्स वर्क। तो वैक्सीन्स आर डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी, ये स्टिमुलेट करती हैं एंटीबॉडीज को। देन जब एंटीबॉडीज वहाँ पे स्टिमुलेट हो जाती हैं तो ये वैक्सीन्स जो वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जो एंटीबॉडीज हैं उनके बीच में एक बैटल होता है। एंटीबॉडीज इस बैटल में जीत जाती हैं क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं वो डेड हैं और वीकेंड है इसलिए, और इसी प्रोसेस से जो एंटीबॉडीज हैं उनको याददाश्त में रहता है कि किस तरीके से हमको फ्यूचर में इस माइक्रोब से लड़ना है जब ये अटैक करेगा, और इसी स्टेज में इम्यूनिटी डेवलप होती है अगेंस्ट द डिसीज। तो यहाँ ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इसके क्वेश्चन और आंसर्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। एक्सरसाइज और एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने आपके लिए डाल रखा है, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। Stay connected to ScienceWise. Thank you, dear learners. And if you have any doubt, you can mention your doubt in comment section. Thank you.